खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर अटैक हो गया। 7-8 से भी ज्यादा राउंड फायर किए गए, उनके गार्ड को गोली लगी है। 8-10 राउंड हम देखे, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर सीबीएसई में अलग ही कलेश चल रही है, हायर मैनेजमेंट को फायर कर दिया गया है और ये सारी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने फाइनली मान लिया है कि वो रिजाइन करने वाले हैं 31 फरवरी को, जो इस जन्म में हमें आती तो दिख नहीं रही है। पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट उम्मीद से ज्यादा बड़ा हो चुका है और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा, ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। और ये सारे कलेश चल रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ सलमान खान आके बोलते हैं कि भैया मेरे ऊपर जो मूवी बना रहे हो ना, उसका नाम भी बदलो और स्टोरी भी बदलो। एक फिल्म आ रही है काला हिरण, द बैटल फॉर लेगेसी, लेकिन सलमान खान नहीं चाहते कि फिल्म रिलीज हो। सलमान खान ने काला हिरण फिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा है और स्टोरी में क्या वो तुम्हें नाम से पता चल जाएगा, उस मूवी का नाम है काला हिरण। और अगर तुम्हें अभी भी स्टोरी समझ नहीं आई तो परेशान मत हो ना, राहुल गांधी भी तुम्हारी ही टीम का है, उसको भी ज्यादा चीजें समझ नहीं आती है। 6 तारीख को इतना बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और 8 तारीख को ये लोग मीटिंग कर रहे हैं प्लान करने के लिए कि सरकार के खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाए। जनाब एग्जीक्यूशन छोड़ो, आप लोग प्लानिंग में भी बहुत ज्यादा देरी से नहीं चल रहे हो। बट इस सबकी बात डिटेल में करते हैं द थर्ड आई के अंदर। अपना जाल तो नहीं खुलाओ। सबसे पहले न्यूज है सीबीएसई ओएसएम स्कैम के ऊपर। अभी तक ओएसएम एक फेलियर था और अभी ओएसएम एक स्कैम बन चुका है। कैसे बताता हूँ, जिसको ओएसएम का नहीं पता, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। सीबीएसई जो भी सारे के सारे पहले पेपर चेक करता था वो टीचर्स के पास आते थे, टीचर देखते थे, उसमें से नोट निकलते थे और उसको अपने पास रख लेते थे। सीबीएसई ने बोला कि अब ये सारी चीजें हम हटा देंगे, आपको पेपर ऑनलाइन चेक करना होगा और आपको पेपर की फोटोज मिलेंगी और फोटो के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर आप लोग मार्किंग्स दिया करोगे और पूरा का पूरा ये सारा काम ऐसे टेंडर दूसरी कंपनीज को दिया जाता है। ऐसे सारे काम सरकार अपने अंडर नहीं रखती है, वो टेंडर्स निकालती है। टेंडर निकाल के क्या होता है कि सभी के सभी जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, आप लोग आके हमारे पास बिड करो और बिड के अंदर हमें आगे बताओ कि कैसे और क्या काम करोगे और कितने पैसे लोगे उसके बदले। इस टेंडर के अंदर टीसीएस ने भी पार्ट लिया था और उन्होंने 900 करोड़ से भी ज्यादा पैसे मांगे थे। और जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उन्होंने सारे प्रोसेस को स्मूथली अलाइन करने के लिए 350 करोड़ रुपए मांगे थे और उसका नाम है कोएम्ट एडुटेक, जो एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। अभी ना एलिगेशन ये है कि आपने कोई ना कोई तिगड़म करी है और उसके बाद टेंडर को जीत लिया है, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग सस्ते में तो सर्विस प्रोवाइड कर ही रहे थे एज कम्पेयर टू टीसीएस। बट क्या जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है वो एक्चुअल में एफिशिएंट है? क्या सबसे बड़ा मैटर यहाँ पे पैसे का ही आता है? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्योंकि अगर कल को कोई आदमी आके बोले कि यार मैं 10 लाख में पूरा पूरा टेंडर कर दूंगा, आप उसको दे थोड़ी दोगे, क्योंकि आपको पता है ये चीज 10 लाख में होना प्रैक्टिकल ही नहीं है। अगर आप लोग पेपर्स को ऑनलाइन अपलोड करवा के टीचर से ऑनलाइन चेक करवाने वाले तो सबसे पहले अपलोड करवाने के लिए मशीन होनी चाहिए, पेपर को स्कैन करके अपलोड करने के लिए स्किल्ड लोग होने चाहिए और जो टीचर्स पेपर चेक कर रहे हैं उनकी भी तो ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो पेपर्स को स्कैन करके टीचर्स को भेजा गया वो ब्लर है। जिन टीचर्स को पेपर चेक करने के लिए दिया गया उनको पेपर चेक करना ऑनलाइन आता ही नहीं था। तो मान लेते कि हाँ आपने पैसे बचाए, आपने सस्ता काम करवाया, पर सस्ता काम एफिशिएंट नहीं था, उसकी वजह से बच्चे सफर कर रहे थे। और यही तो मेन प्रॉब्लम थी ना कि भैया चीजों को और एफिशिएंट किया जाए, तभी तो ऑनलाइन लेके जा रहे थे। और एफिशिएंट होना और ज्यादा तो बहुत दूर की बात है, जो पुराना खराब सिस्टम चल रहा था ना, अपने स्टैंडर्ड्स को उससे भी ज्यादा लो सेट कर दिया, जिसके बदले में एक्शंस भी लिए गए। राहुल सिंह और हिमांशु गुप्ता को ट्रांसफर कर दिया गया। पर क्या ये इनफ है? सवाल तो यही है ना। क्या पहला एग्जाम करवा रहे थे कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कि आपका देश छोटा है, कि आपके पास समझ नहीं है, किस रीजन से इतने फकअप्स हो रहे हैं? दैट इज द क्वेश्चन। प्रिकॉशन लेने चाहिए थे ना, एक्शंस तो आप लोग छोटे मोटे लेके दिखाई देते हो। जैसे अभी पीछे जी न्यूज ने ना एक न्यूज कवर करी, उसके अंदर जी न्यूज दिखा रहा है कि भैया लव जिहाद हो गया, लड़की के साथ लव जिहाद कर लिया है। और उस चीज को प्रूव करने के लिए जो वीडियोस टीवी पे चलाई जा रही है उसमें लड़की खुद आके बोल रही है कि भैया मैंने मेरी मर्जी से शादी करी है। और उसके ऊपर इनके एंकर लगे पड़े, भैया लव जिहाद हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। और बदले में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उनके ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन मार दिया। समझ रहे हो तुम, 1 लाख रुपए का, 52 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट है। 1 लाख से ज्यादा की वो मंथली चाय पीते हैं, सिर्फ जनता को दिखाने के लिए कि हम एग्जिस्ट करते हैं और हम एक्शन ले रहे हैं। ये फालतू चोचले किए जाते हैं। जितनी खोखली मीडिया है और जितना झूठ फैलाती है, इनके पटे पड़ने चाहिए डुई पे। और अगर ये सब हटा के हम लोग अगली न्यूज के ऊपर चले तो खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर अटैक कर दिया गया। अभी तक जो भी खबर आ रही है, वहाँ के जो भी लैंडलॉर्ड है उन्होंने बोला कि ज्ञान बिंदु ने अटैक करवाया। आपके कैंपस में गोली चला, हम ही नहीं देखने जाते हैं कौन गोली चला सकता है।
लेकिन गुंडई वही किया है। कौन? ज्ञान बिंदु। जिस टाइम पे ये अटैक हुआ खान सर वहीं पे थे और उन्होंने बोला कि मैंने खुद देखा कि 7 से 8 राउंड तो कम से कम फायर हुए, 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। और ये सारे तमाशे के बीच में खान सर के गार्ड को गोलियां भी लगी हैं। अभी वो हॉस्पिटल में, और जहां तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाया वो सेफ भी है। बट मैटर ये नहीं है कि दंगे हुए, मैटर ये है कि क्यों हुए हैं। खान सर का एलिगेशन है कि अगल बगल वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट से, क्योंकि हम लोग बहुत सस्ते में पढ़ाते हैं और वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग सस्ते के अंदर पढ़ाए, तो हमारे ऊपर आके अटैक कर देते हैं। तो गरीबों का भी पढ़ने का हक होना चाहिए, सरकार को हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए जिससे हम लोग बच्चों को पढ़ा सके। देखो कितना भी इमोशनल हो गए, देखो खान सर चला तो रहे एक बिजनेस ही है ना। हाँ मान लिया कि उनकी फीस थोड़ी कम है, ये भी मान लिया कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी मान लिया कि जो वो पढ़ाते हैं बच्चों को याद रह जाता है, अच्छा नेचर है, अच्छा काम करते हैं, हॉस्पिटल बनवा रखे अपने पैसों से। पर ये चीज भी तो मानोगे ना कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो भी तो एक बिजनेस ही है ना। जो एक्शंस लिए जा रहे हैं सामने वाले कॉम्पिटिटर को दबाने के लिए, पूरे के पूरे बिजनेस को जस्टिफाई नहीं करते। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो टेक्निकली जब बिजनेस में कॉम्पिटिशन रहता है तो वो एक अच्छी बात होती है, क्योंकि जब भी दो प्लेयर्स आपस के अंदर फाइट कर रहे होते हैं तो जो फायदा होता है वो हमेशा कंज्यूमर्स का होता है। बट उस फाइट को ना हम लोग कॉर्पोरेट फाइट बोलते हैं, उस फाइट को हम लोग कभी भी क्रिमिनल फाइट नहीं बोलते। जो भी यहाँ पे एक्शंस लिए गए हैं वो कॉर्पोरेट फाइट के नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर कुछ भी हुआ है। ऐसी कुछ न्यूज भी इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर बम फोड़े जाते हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर एग्जाम से कुछ टाइम पहले बम फोड़े गए थे, सुबह बम फूटा, शाम को क्लास ले रहे थे जनाब। और इस चीज को ना एक और एंगल से भी देख सकते हैं कि इस लेवल की गुंडागर्दी करना इजी कितना है। बिहार के अंदर कुछ भी हो जाता है क्या? जिस बंदे ने आज फायरिंग करी है, जिस बंदे ने पहले बम फोड़े थे, क्या उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जा रहा है? और इस सारे तमाशे के बाद ना फिजिकल असोल्ट के अंदर एफआईआर फाइल हुई है। और मैं इस पूरे मैटर को ना सिंपैथी से नहीं देखता, मैं इस पूरे मैटर को बहुत प्रैक्टिकली देखता हूँ कि दो लोग बिजनेस कर रहे हैं जिनकी स्ट्रेटेजीज बिल्कुल डिफरेंट है। एक शायद प्रीमियम लोगों को टारगेट करते होंगे, खान सर की टारगेटेड मार्केट है लो एंड लो, जो गरीब है, ज्यादा कमा नहीं पाते हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, वो सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं मासिस के अंदर। इससे पैसा तो वो भी कमा रहे हैं, अभी वो पैसा कमा के हॉस्पिटल में लगा रहे हैं, वो उनका पर्सनल टेक है। पर जहां से पैसा आ रहा है हम उसको बिजनेस ही बोलते हैं, अगर तुम थोड़ा सा भी अकाउंट्स पढ़ोगे तो इस कहानी से आप लोग ये प्रॉपर्ली फिगर आउट कर सकते हो कि बिजनेस करना हमारे देश में कितना सेफ है। और तब तो बिल्कुल सेफ नहीं है जब खान सर रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हो। आगे इसके ऊपर जो भी अपडेट आएंगे मैं कल की न्यूज में कवर कर दूंगा। और अभी हम लोग चलते हैं अपने प्राइम टाइम स्पोर्ट के ऊपर। जैसे मैंने कल की न्यूज में बताया था कि कॉकरोच जनता पार्टी 6 तारीख को अपना प्रोटेस्ट प्लान कर रही है। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। और मैंने उस प्रोटेस्ट को क्रिटिसाइज किया था क्योंकि मैंने बोला था यार वो प्रोटेस्ट ना ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जितने भी प्रोटेस्ट करे गए हैं लंबे प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ वही चले हैं जो सिस्टम एंड प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज एक दिन में खत्म हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली का एयर पोल्यूशन प्रोटेस्ट। तो कल भी मेरा इसके ऊपर यही टेक था कि इनिशिएटिव बहुत ज्यादा अच्छा है पर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस से चलना पड़ेगा। और अभी इसके अंदर 2 बहुत बड़े अपडेट्स आ चुके हैं। पहला, इसको सारे टीचर्स ने ज्वाइन कर लिया। ये वो वक्त है जब हम सब शिक्षकों को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज देश हित में योगदान दीजिए। मोस्ट ऑफ द टीचर्स कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये कुल्हाड़ी सरकार ने खुद के पैर पे खुद मारी है। 2 दिन पहले तुमने टीचर्स को उनकी औकात दिखाई, प्राइम टाइम शो के अंदर बोला गया ये 2 कोड़ी के टीचर्स है। इन टीचर्स को आपने पहले ही उकसा दिया, जिसके बाद ये सरकार और मीडिया दोनों के खिलाफ बोल रहे हैं। उसके बाद अगर इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं तो वो लोग कर रहे हैं, जिससे सरकार और मीडिया की बड़े लेवल के ऊपर खिल्ली उड़ा सके। और अगर चीजें यहाँ तक भी रहती, मैं तब भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। बट अभी बीच में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है और सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा, ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। इसके ऊपर बात करते हैं। तुम्हें पता है कॉकरोच जनता पार्टी को सोनम वांगचुक से बढ़िया फेस आई डोंट थिंक सो मिल भी सकता था। तुम खुद गेस करो, एक पॉपुलर आदमी को इमेजिन करो जो सिर्फ और सिर्फ देश प्रेमी है, एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बन रखी है, एक ऐसा आदमी जो हमारी आर्मी के लिए काफी सारी इन्वेंशंस कर चुका है, एक ऐसा आदमी जो गांव देहात में इंटरनेट पहुंचाने के लिए इन्वेंशन करता है, साइंटिस्ट है, लद्दाख की नेचुरल ब्यूटी को बचाने के लिए फाइट करता है, जेल में रह के आता है, सरकार से लीगली लड़ता है और उसके बाद जीतता कैसे है? कोर्ट के अंदर नहीं, सरकार केस विड्रॉ कर लेती है। अच्छी चीजों में सरकार का साथ देता है, बुरी चीजों में सरकार के खिलाफ खड़ा होता है हमेशा। और बचपन से एजुकेशन को प्रमोट करता आ रहा है गांव देहात तक। इससे बढ़िया फेस जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, कॉकरोच जनता पार्टी को मिल ही नहीं सकता था। एंड इन्होंने पहले भी बहुत सारे
प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे और अभी आई एम डैम श्योर कि ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस प्रोटेस्ट के साथ ना एक बहुत बड़ा फेस जुड़ चुका है। मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं कल भी जोक करके गया था कि शायद मैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के अंदर जाऊंगा या फिर शायद नहीं जाऊंगा। अभी इन फेसेस को देख के मुझे पता है कि बहुत बड़ी क्रांति आने वाली। अगर ये प्रोटेस्ट हिंसक नहीं हुए और 10 से 15 दिनों तक हम लोगों ने खींच दिए तो ये बहुत बड़ी मुहिम बनेगी और ये मुहिम डायरेक्टली अटैक करेगी बीजेपी को, ना कि एक एजुकेशन मिनिस्टर को। और उसका रीजन समझो, जैसे मैंने कल बताया था ना, एजुकेशन मिनिस्टर को बीजेपी फायर कर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं है कि वो चाहती नहीं है, कर नहीं पा रही है। सोनम वांगचुक ने बोला कि अगर 5 तारीख को बीजेपी कोई भी एक्शन नहीं लेती है अगेंस्ट एजुकेशन मिनिस्टर तो मैं भी प्रोटेस्ट ज्वाइन करूंगा। और बहुत हाई चांसेस है कि 5 तारीख तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बिहार के इलेक्शन को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने काफी हद तक लीड किया था। और ऐसे पार्टी के कोर मेंबर्स को अगर पोजीशन और गद्दी से हटा दिया जाए तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो दूसरी पार्टीज में मिल जाए। उनको हटाना तो इनके पास शायद एक ऑप्शन नहीं है, ऑल्दो एट द एंड इनको हटाना ही पड़ेगा अगर ये मुहिम बहुत बड़ी हो गई तो। चलिए, एक बार को एजुकेशन मिनिस्टर को हटाना एक ऑप्शन नहीं दिखता है और अगर नहीं हटाओगे तो दूसरा ऑप्शन आपकी बर्बादी ही है। अगर इतने मासिस के अंदर यूथ को इकट्ठा करके सोनम वांगचुक जैसा आदमी लीड करे तो फिर बदनामी ही है आपकी। फिर अगले इलेक्शंस बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे पंजाब का भी इलेक्शन आने वाला है और बीजेपी इलेक्शंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है। बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस ही होते हैं, क्योंकि 22 मिलियन फॉलोअर्स एक इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जुड़ना एक फेसलेस एंगर था और उसको शेप देना और उसको एक फेस देना एक बहुत बड़ा काम करेगा रेवोल्यूशन का, अगर ढंग से किया जाए तो। और इस सारी कहानी के अंदर हम लोग जितनी भी चीजों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं ना, ओपोजिशन उतना ही पीछे जा रही है। ओपोजिशन का जो इंडिया अलायंस था, उन्होंने एक मीटिंग कॉल करी है। उन्होंने बोला है कि जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं सारे के सारे लीडर्स आके मिलते हैं, बैठते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर और सरकार के अगेंस्ट कैसे एक्शंस लेने हैं। बट यहाँ पे एक बहुत मेन पॉइंट है कि अगर 6 तारीख को प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है तो क्या आपको ये मीटिंग उससे पहले नहीं करनी चाहिए थी? अगर यूथ प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहा है और सड़कों पे नहीं भी आ रहा है तो क्या आपको उससे पहले ये इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए था? पहले मुझे ओपोजिशन बुरी लगती थी, मुझे गुस्सा आता था, अभी मुझे उन पे तरस आता है। मुझे बहुत जोर का शक है कि ओपोजिशन के लोग ना बीजेपी से मिले हुए हैं, क्योंकि पॉइंट पता क्या होता है, ऐसा ओपोजिशन ना आपको ना मुद्दे उठाने होते हैं, आपको नैरेटिव सेट करने होते हैं, आपको अच्छे स्लोगन्स बनाने होते हैं। जैसे एक स्लोगन है ना, अब की बार मोदी सरकार, ये एक स्लोगन है जो सबने सुन लिया है, अब की बार मोदी सरकार। और ये स्लोगन्स क्यों बनाए जाते हैं? जब भी कोई चीज राइमिंग के अंदर होती है तो हमें याद रह जाती है। तो एज अ ओपोजिशन अच्छे मुद्दों को उठाना, एज अ ओपोजिशन अच्छा विजन दिखाना, एज अ ओपोजिशन स्लोगन्स लगाना, एज अ ओपोजिशन जो भी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है उसको कैपिटलाइज करना और अपनी पार्टी को बड़ा करना होता है। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। बट एज अ ओपोजिशन ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे इन पे तरस आता है। इनको पता ही नहीं रियल मुद्दे क्या है। लोग आके बता रहे हैं बड़े मालिक हमारे मुद्दे ये हैं, और बड़े मालिक कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, जैसे वो सही में छोड़ देगा। वोट चोर, वोट चोर। ओपोजिशन के मुद्दे इतने फुद्दू है ना, मेरा मन करता है किसी दिन ना अपन सारे साथ बैठेंगे, मैं एक मीटअप ऑर्गेनाइज करूंगा, हम सारे के सारे साथ बैठेंगे और मिलकर ओपोजिशन पे हंसेंगे एक बार। आइडियल सिचुएशन पता क्या होनी चाहिए थी? जो भी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें कोई भी ओपोजिशन पार्टी नहीं है, ये अच्छी चीज है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी उससे एसोसिएट हो जाती तो बहुत सिंपल सी बात आती है यार ये उस पार्टी का प्रोटेस्ट है या उस पार्टी का प्रोटेस्ट है। तो आप लोग एसोसिएट नहीं हो रहे हो, अच्छी बात है, पर आप लोग जब गुस्सा देख रहे हो तो आप लोग खुद से स्टेप्स क्यों नहीं ले रहे हो? सीबीएसई बोर्ड को एक्सपोज करने वाले बच्चे थे, बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड के एडमिन पैनल को हैक कर लिया। और हैक कैसे किया? मास्टर पासवर्ड से। और पासवर्ड पता क्या था? एडमिन 123। सीबीएसई के एडमिन पैनल का पासवर्ड था एडमिन 123। ये पासवर्ड रखने वाले आदमी को पीटा नहीं है कि तुम लोगों ने? डमी पासवर्ड बोलते हैं इसको, डमी पासवर्ड। जब मैं क्लोड से या एआई से कोई भी वेबसाइट बनवाता हूँ ना और बोलता हूँ लॉगिन के लिए कोई भी आईडी पासवर्ड मर्जी से सोच लियो, तो यूजर नेम होता है एडमिन और पासवर्ड होता है एडमिन 123। बाकी जितना तमाशा हमारी सरकार ने एजुकेशन का बना रखे ना, इस प्रोटेस्ट में मजा बहुत आएगा। इस प्रोटेस्ट में ना सबको उनके औकात दिखेगी, सबको दिखेंगे बच्चे कितने चंट है। और मैं रूलिंग गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं ओपोजिशन की भी बात कर रहा हूँ। सबको दिखेगा कि सरकार कितनी भोंदू और डम है और लोग कितने चंट है। अगर ये बहुत सही से एग्जीक्यूट हुआ तो एक नई आवाज बनेगी और वो आवाज डिसाइड करेगी कि आगे एजुकेशन कैसे चलेगी। और ये ना एक बहुत परफेक्ट टाइम है हमारे मुद्दों को बड़ा करने का। इट इज जस्ट एन सजेशन, आप इसकी क्लिपिंग करना और लोगों में फैलाओ, इसको भी मुद्दा बनाओ कि अगर हम लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं तो सिर्फ रेजिग्नेशन हमारा एजेंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कल को उस आदमी ने रिजाइन कर दिया और दूसरा ऐसा ही कोई भोंदू आदमी बिठा दिया तो फायदा ही क्या है? हम लोग आर्टिकल पढ़ लेते ना, इंडिया टॉप 2 या टॉप 3 के अंदर आ चुके हैं एआई को अडेप्ट करने में। यस, इंडिया टॉप 2 और टॉप 3 के अंदर आ चुका है, पर कंज्यूम करने में समझो इसके पीछे हमारा प्रॉफिट नहीं है कि हम एआई कंज्यूम कर रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा लॉस है, क्योंकि एआई का मेन कोर ही है कि वो ह्यूमंस का काम खुद से कर लेगा। और अगर एआई ह्यूमंस का काम खुद से कर लेगा तो हम लोग ह्यूमंस ही प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड को। हम लोग सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, ये हमारा मेन बिजनेस है, ये हमारे मेन एक्सपोर्ट्स है। एज अ इंडिया हम लोग आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके बदले में क्या होता
आता है, हमारे पास पैसा आता है। अभी क्या होगा कि जो आईटी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी नीड मार्केट के अंदर कम हो जाएगी, जिसके बाद जो देश के अंदर पैसा आ रहा है वो तो कम होगा ही होगा, पर इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि सभी लोग एआई पे शिफ्ट हो जाएंगे। पर हम लोग एआई यूज कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत बुरा है क्योंकि देश के अंदर कोई एआई ऐप एग्जिस्ट करती नहीं है। हमने ओला का कृत्रिम बनाया था, जिससे अगर पूछा कि तुझे किसने बनाया तो कहता चैट जीपीटी ने। मेन फाइट यूएस और चाइना की है, तीसरा आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ना ही हम एआई के एलएलएम मॉडल्स बना पा रहे हैं और ना ही हम उसको मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट कर पा रहे हैं। हम जीपीयूज भी नहीं बना सकते, हम चिप्स भी नहीं बना सकते। अभी ये पूरे के पूरे रेवोल्यूशन के अंदर हम लोग सिर्फ खोखले मूव कर रहे हैं और इसका एक बहुत बड़ा रीजन हमारा एजुकेशन सेक्टर है। तो अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो इस चीज पे भी होना चाहिए कि एजुकेशन को इंप्रूव करो, एजुकेशन के अंदर वो चीजें ऐड करो जो एक्चुअल में वैल्यूएबल हैं। अब जो पढ़ा रहे हो वो अच्छा नहीं है, ये चीज आपको भी पता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा एफर्ट कर लो। सिर्फ और सिर्फ बाहर के देशों से इंस्पिरेशन लेनी है, उसमें क्या मौत आ रही है। कोई भी पॉलिटिशियन देश को अपना क्यों नहीं समझता है। हर कोई ये क्यों सोचता है कि मैं 5-10 साल आया हूँ, राज करके चला जाऊंगा। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो देश की शक्ल कैसी होगी आने वाली जनरेशन डिसाइड करेगी ना, उसको तो आप खोखला छोड़ दे रहे हो। और मासिस के अंदर ये खोखले लोग ना देश के ऊपर बोझ बन चुके हैं और यही चीज चाइना के अंदर नहीं है। वहां पे जो यूथ है वो देश की बैकबोन है और हमारा यूथ देश के ऊपर बोझ है और उसका वन ऑफ द बिगेस्ट हाथ जो है वो एजुकेशन सिस्टम ही है। बाकी इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा मैं कल वाली न्यूज में बताऊंगा, पर अभी आगे चलते हैं टीएमसी के ऊपर। टीएमसी के साथ तो उन्हीं के लोग मस्ती करने पे आ चुके हैं। टीएमसी इस बार वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हार चुकी है और होता क्या है कि भैया रूलिंग पार्टी तो अभी बीजेपी की है, बट आपको एक लीडर ऑफ ओपोजिशन भी तो चाहिए होगा ना, उसके लिए सिग्नेचर्स लगते हैं। तो टीएमसी ने क्या किया, सिग्नेचर्स करवा के अपनी पार्टी के लोगों के भिजवा दिए। बट दूसरी तरफ उनके लोग बोल रहे हैं कि भैया हमने सिग्नेचर किए ही नहीं है। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बोल रही है कि टीएमसी पार्टी टूट सकती है और ममता बनर्जी के पास टीएमसी का नाम तक नहीं रहेगा। और ये सारा का सारा डेटा भी स्पेकुलेशन है, इसको एज अ फैक्ट कोट ना मैं कर रहा हूँ ना ये कहीं पे आया है और ये सच होगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो पहले बता रहा हूँ स्टोरी क्या है कि टीएमसी जैसी हारी है तो टीएमसी के लोग बीजेपी में मिलने की कोशिश कर रहे हैं और टीएमसी को क्या चाहिए था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए सिग्नेचर चाहिए था अपनी खुद ही के पार्टी के लोगों के, और उन्होंने वो करके नहीं दिए। उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया कि जो आपने सिग्नेचर्स करे हैं वो नकली है और सीआईडी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है अभी। और ये सारे मैटर्स को देखते हुए ममता बनर्जी ने क्या किया, अपने 80 एमएलए को बुलाया और उसके अंदर से 61 एमएलए उनसे मिलने आए ही नहीं। ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ एक नई ऑपोजिशन खड़ी हो गई और अभी बीजेपी को सत्ता में आए सिर्फ एक ही महीना हुआ है और अगर टीएमसी पार्टी किसी भी रीजन से दो टुकड़ों में स्प्लिट हो जाती है तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत हाई चांसेस है कि ममता बनर्जी को टीएमसी नेम क्लेम करने का ऑप्शन ही ना दिया जाए, उनकी पार्टी के अंदर से एक नई पार्टी बन जाए जिसका नाम टीएमसी हो और ममता बनर्जी को अपना नाम तक चेंज करना पड़े। बाकी काफी अर्ली स्पेकुलेशंस है, तो इसके ऊपर जो भी अपडेट आता है मैं अगली न्यूज में दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं कि रशिया एविएशन फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर रहा है। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है एविएशन फ्यूल का एक्सपोर्ट के ऊपर और ये चीज बहुत बड़ा मुद्दा क्यों है उसको बिजनेस पार्ट में समझते हैं। समझो कि इंडिया के अंदर जितनी भी एयरलाइंस एग्जिस्ट करती है सभी की सभी लॉस कर रही है और उसका सबसे बड़ा रीजन है फ्यूल। एयर इंडिया स्टार्टिंग से लॉस कर रही थी, इंडिगो हर साल प्रॉफिटेबल थी पर लास्ट क्वार्टर उन्होंने लॉस किया। तो उस लॉस को कवर करने के लिए इन्होंने एयरलाइन के जो चार्जेस है उसको 8% से बढ़ा दिए। मतलब अगर तुम्हें कहीं पे भी जाना है तो 8% टिकट महंगी हो चुकी है। और ये चीज इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज इसीलिए है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रशिया इकलौता नहीं है जो एविएशन फ्यूल को सप्लाई करता है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर ईरान और यूएस वॉर की वजह से ब्लॉकेज लगी पड़ी है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, उनसे नहीं तो अगर हमको कभी भी मिडिल ईस्ट की साइड पे जाना होता है तो प्लेन को घुमा के लेके जाना होता है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते जिससे फ्यूल ज्यादा लगता है। फिर प्रॉब्लम क्या आई कि पिछले क्वार्टर में मिडिल ईस्ट के अंदर भी वॉर शुरू हो गई। जो प्लेन वहां फंसे हुए थे वो फंसे रह गए, जिनको वहां से जाना था वो प्रॉपर अलग रूट लेके जा रहे हैं। और ये फ्यूल कब ज्यादा जल रहा है, जब फ्यूल आ नहीं पा रहा है, जिसके बदले में एयर इंडिया ने अपने 22% फ्लाइट्स को रिड्यूस कर दिया था कि भैया हम कम ही उड़ा लेंगे, जितना उड़ा रहे उतना घाटा आ रहा है। और इंटरनेशनल 27% फ्लाइट्स को बंद कर दिया। एयर इंडिया ने Q4 2026 के अंदर 2500 करोड़ रुपए का लॉस किया। अभी एयर इंडिया के पास 50,000 करोड़ से ज्यादा के रिजर्व पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद होने वाली है, पर लॉसेस करना शुरू कर दी और ये इकलौती ऐसी कंपनी थी जो इंडिया के अंदर एविएशन के अंदर प्रॉफिटेबल थी। एयर इंडिया तो पहले से ही लॉस कर रही थी और अभी उनके लॉस रिकॉर्ड तोड़ हो चुके हैं। और मैंने तुम्हें अभी जितनी भी न्यूज दी है ना, तुम्हें लगेगा हाँ यार इतने ज्यादा फकअप चल रहे हैं ना बाहर, तो महंगा हो रहा है चीजें, बट रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी ये है कि इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन ही ऐसे है कि जब भी प्रॉब्लम आएगी मिडिल क्लास पे अटैक होगा। गरीब को सरकार फ्री में रोटी दे देगी, अमीर को मांगने की जरूरत है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन तड़पेगा, मिडिल क्लास। मम्मी हमेशा बोलती थी कि अमीर होना मुश्किल नहीं है और ना ही गरीब होना मुश्किल है, मिडिल क्लास होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि गरीब तो गरीब है, वो मांग के खा लेता है, और जो अमीर है वो दे के पुण्य कमा लेता है। मिडिल क्लास के पास देने के लिए पैसा नहीं है और मांगने के टाइम पे इज्जत बीच में आ जाती है। तो इस देश के अंदर मिडिल क्लास होना आई गेस कर्ज ही है। बाकी एक अगली बिजनेस न्यूज के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर एक कॉर्पोरेट ने बोला कि अगर आप लोग हमसे बिना पूछे या बिना बताए छुट्टी ले लोगे, हम 3 दिन की छुट्टी काटेंगे, आपकी 10% ऑफ सैलरी को हम लोग डिडक्ट कर देंगे अगर आपने बिना बताए छुट्टी ली तो। और आपको कब बताना
आना पड़ेगा। एक दिन पहले, 2 दिन पहले नहीं, 7 दिन पहले। आई अंडरस्टैंड बिजनेस, मैं खुद एक फाउंडर हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल्स को भी एक आर्ट की तरह नहीं चलाता, मैं एक बिजनेस की तरह ही चलाता हूँ। हमारी खुद की मार्केटिंग एजेंसी भी है। मैं पहले 10 धंधे करके फेल भी कर चुका हूँ। मुझे धंधा समझ आता है, पर जो भी यहाँ पे किया जा रहा है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, क्योंकि इन्होंने बीच में सिक लीव्स को भी काउंट कर लिया, और सिक लीव्स हमेशा एक्सेप्शंस के अंदर आती है। बीमारी कोई खड़का करके थोड़ी आती है भैया। 7 दिन बाद तेरे को उल्टी होगी, अभी से याद कर ले। इंडिगो की फ्लाइट की सीट थोड़ी है जो 7 दिन पहले बुक करके बैठूंगा। और ये जो भी सारा कुछ किया जा रहा है ये एक्चुअल में इलीगल है। अभी भी हमारी जो भी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हमने एक रूल बना रखा है कि जितनी भी छुट्टी लोगे नहीं कटेगी। बस काम करो टाइम पे आके। मुझे नहीं तुमसे दिहाड़ी करवानी, नहीं मुझे तुमसे पोचे वोचे लगवाने। बस काम करो, अपने टाइम पे आओ, टाइम पे चले जाओ। टाइम पे नहीं भी आ रहे हो, 2 घंटा लेट हो रहे हो, 3 घंटा लेट आ रहे हो, मुझे चलेगा। मुझे टाइम पे काम चाहिए। 1 हफ्ते की छुट्टी है, ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं पे घूमी करने जाना है, जाओ। हम कोई छुट्टी नहीं काटते। और मेरे अकॉर्डिंग ये जो जेंजी अप्रोच है काफी ज्यादा अच्छी अप्रोच है। जो भी नए फाउंडर्स इस सीरीज को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम इस अप्रोच को एक बार अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करके देखो। उनको बताओ कि भैया ये अप्रोच तब तक इंप्लीमेंटेड रहेगी जब तक आप लोग इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो। अगर काम हैम्पर हुआ तो आपकी आधी सैलरी काट दूंगा, और अगर काम हैम्पर नहीं हो और जैसे चलना है वैसे चलने का मूड है, करो अपनी मर्जी से काम जब करने का मन है। बाकी अगली हमारी न्यूज है एप्पल कंपनी से लेके एप्पल आईफोन को रिप्लेस करना चाहता है। एप्पल खुद का कंपटीशन खुद ही बना रहा है, और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम चलते हैं एआई सेगमेंट के अंदर। एप्पल ने अभी क्या किया, एक डिवाइस को पेटेंट करवा ली जो यहाँ पे एक लॉकेट की तरह टंगेगा, जिसको अभी तक अज्यूम किया जा रहा है कि वो एक बिना स्क्रीन का नेकलेस होगा जिसके अंदर कैमरा लगा होगा। और सेम यही चीज वो एयरपोर्ट्स के अंदर भी कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है, तुम लोग बैक स्टोरी समझो। जब ये मोबाइल फोन एग्जिस्ट नहीं करते थे ना, तब हमको नहीं पता था कि कल को आने वाले टाइम में सबकी पूरी दुनिया बन जाएगी। इससे पहले कीपैड वाले फोन एग्जिस्ट करते थे, उससे पहले कैलकुलेटर एग्जिस्ट करते थे। मतलब एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भैया पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी। तो अभी मोबाइल फोन भी तो एक टेक्नोलॉजी ही है ना, तो इसको कौन रिप्लेस करेगा, उसकी फाइट चल रही है। और स्पेकुलेशंस यही है कि AR, VR और AI तीनों चीजें मिलके मोबाइल फोन को रिप्लेस कर देगी। ज्यादा लंबा नहीं खींचता, थोड़ा शॉर्ट के अंदर बताता हूं। क्या तुमने मेटा के ग्लासेस देखे होंगे? मेटा के ग्लासेस आ चुके हैं जिसमें एक छोटी सी स्क्रीन भी है, और उस स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए आपको आपके हाथ में एक बैंड डालना पड़ता है, जिससे आप लोग उंगलियों को हिला के अपनी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हो। तो हुआ कि आपको आधे कामों के लिए फोन निकालने की जरूरत नहीं है। एप्पल ने जो अभी एयरपोर्ट्स 3 निकाले वो आपकी हार्ट रेटिंग को मॉनिटर कर सकते हो, और एक पेटेंट उन्होंने फाइल किया जिसके अंदर उस पर कैमरा भी लगा दिया। आने वाले टाइम में क्या होगा, हम लोग ना चलते फिरते रोबोट्स बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट ग्लासेस होंगे जिसमें कैमरास होंगे और बहुत सारे सेंसर्स होंगे। हमारे गले में एक पेंडेंट होगा जिसमें कैमरा होगा और बहुत सारे सेंसर्स होंगे। हमारे पास एयरपोर्ट्स होंगे जो हमारे हार्ट रेट को मॉनिटर कर रहे होंगे, हमारे पूरे शरीर का ध्यान रख रहे होंगे, और कैमरास भी होंगे। फिर बारी आ जाती है हमारी वॉच की, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, और उसके अंदर भी सेंसर्स और कैमरास होंगे। और ये सारे के सारे डिवाइसेस वाया AI आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके बाद हमारा मूड कैसे है, हमें क्या चीजें करनी जरूरी है, क्या चीजें करनी जरूरी नहीं है, ये सारी चीजें AI सीखेगा और हमें बताएगा। आने वाले टाइम में लाइफ और ज्यादा कन्वीनियंट होती जाएगी। AI आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। बहुत हाई चांसेस है कि आपको कई बार मोबाइल्स का यूज करना ही ना पड़े, और बहुत हाई पॉसिबिलिटी के मोबाइल विलुप्त तक हो जाए। हम सभी लोग अपने बच्चों को कहानियां बताया करें कि यार हमको ना कोऑर्डिनेट करने के लिए एक छोटी सी ऐसे मशीन होती थी, हाथ में रखते थे हम, उस बार बार रोज चार्ज करनी पड़ती थी, हमें कहानियां सुनाए हो सकता है अपने बच्चों को। और ये चीज बहुत इजीली डुएबल भी है, क्योंकि हर चीज को जब कंट्रोल करने के लिए हम अलग अलग चीजें लगा लेंगे ना, हम रियल लाइफ जारबेस की तरह ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन चाहिए तो मुझे बताओ, कल की वीडियो में और करते हैं। और मैं तुम्हारे फीडबैक्स पढ़ रहा हूँ। सबसे बड़ा अभी तक फीडबैक यही आया कि भैया टाइम स्टैम्प लगाना शुरू करो। देखो यार, मैं इंटेंशनली न्यूज के ऊपर टाइम स्टैम्प नहीं लगा रहा हूँ, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता तुम लोग मेरे शो को न्यूज के लिए देखने आओ। तुम लोग मेरे शो को इसलिए देखने आओ क्योंकि मेरा शो अच्छा है। मेरे शो के नाम पे मैं तुम्हें बिजनेस, AI और अच्छी चीजें जबरदस्ती सिखा दूं। तो अगर मैं टाइम स्टैम्प सेट कर दूंगा तो ये उस एजेंडा को किल कर देगा। बट स्टिल ये काम तुम्हारे लिए किया जा रहा है, तुम ही लोग डिसाइड करोगे, और मैं डेटा के ऊपर एक्शंस भी लूंगा, वो नहीं करूंगा जो मेरा मन है। मैंने यहाँ पे एक पोल अटैच कर दिया है, उसके अंदर ऑप्शन है कि भैया टाइम स्टैम्प डालने या फिर नहीं डालने, उसके ऊपर क्लिक करो और मुझे बताओ अपना फीडबैक क्या। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।